नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। औरंगजेब विवाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। बजट सत्र के दौरान विधान परिषद में चर्चा में सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने औरंगजेब को आदर्श माना और जिस औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाला, समाजवादी पार्टी को उसी औरंगजेब पर गर्व है। एसपी को अबू आजमी को पार्टी से बाहर करना चाहिए। ऐसे नेता को यूपी में भेजो, इनका यहां इलाज होगा। का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। अबू आजमी के महाराष्ट्र विधानसभा से सस्पेंड होने पर अखिलेश यादव ने विरोध जताया और अबू आजमी के समर्थन में उतरे। अखिलेश ने पोस्ट कर कहा कि निलंबन का आधार अगर विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हो या फिर सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन गई है। अखिलेश यादव अब 2027 तो छोड़िए, 2047 तक सत्ता में नहीं आ पाएंगे। अखिलेश के पास में कोई मुद्दा नहीं है और ना ही जनता के विकास के लिए प्लान है। अखिलेश यादव जी 2017 में सत्ता में थे तो वापस आ रहे थे और फिर 2022 में 400 सीटों को जीत करके आ रहे थे, लेकिन क्या ढाक के तीन पात। 2027 तो छोड़िए, 2047 तक कभी समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर अग्रसर है। उसके कर्म ऐसे हैं, उसके लोग ऐसे हैं जो प्रदेश को बर्बाद करने का पाप किए हैं, अपराध किए हैं, तुष्टीकरण से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। गैर जरूरी मुद्दों को उठा करके वह समाजवादी पार्टी को जिंदा दिखाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा है, समाजवादी पार्टी के पास कोई विषय है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पान मसाला खाने पर रोक लगा दी गई है। पान मसाला खाते हुए पकड़े गए तो जुर्माना लगेगा, 1000 रुपए जुर्माना देना होगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना इसकी जानकारी उन्होंने दी है और कल विधानसभा सत्र के दौरान सदन के अंदर किसी विधायक ने पान मसाला खाकर थूका था, जिसे देखकर विधानसभा अध्यक्ष काफी नाराज हुए थे और सत्र के दौरान चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद आज रोक लगाई गई। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के बाद में अब उनके पिता आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है। हालांकि आनंद कुमार बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने रहेंगे। आनंद कुमार की जगह पर रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके बताया, आनंद कुमार ने स्वेच्छा से नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद छोड़ा है।
बीएसपी में उलटफेर पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मायावती जो भी कर रही हैं सोच समझकर कर रही हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि यह समय संघर्ष करने का है। हमारे लिए सम्मानीय, अगर वो कुछ कर रही है तो बहुत सोच समझ के जो कुछ चल रहा होगा उसी आधार पे कर रही है। मैं उसमें क्या कह सकता हूँ, आप या उसमें क्या कह सकते हैं। ये तो समय है संघर्ष करने का, क्योंकि मधुवादी ताकतें इतनी शक्तिशाली होगी कि वो लोग उन्होंने जो है रोटी कपड़ा मकान तक छीन लिया। इतना जुल्म हो रहा है, अधिकारी सुरक्षित नहीं, कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं, नौजवान सुरक्षित नहीं है। ऐसे समय में मैं पारिवारिक लड़ाई पे बात करूं या यहाँ जो है जो लड़ाई जंग चल रही है इसमें योगदान दूं, तो हम तो अपनी ड्यूटी अदा करें, इसलिए हमने 10 तारीख को आंदोलन रखा है। संभल जामा मस्जिद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर अब केस के वादी ने हिंदू संगठन के साथ में एसडीएम को ज्ञापन देकर विवादित ढांचे में नमाज बंद कराने की मांग की है। जामा मस्जिद का बोर्ड हटाने और साथ ही परिसर में पूजा करने की मांग के साथ में आसपास हरि मंदिर के बोर्ड लगाने की भी मांग की गई है। ज्ञापन हमने जो है महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, महामहिम माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और हमारी मांग ये है कि ये विवादित ढांचा घोषित माननीय न्यायालय के माध्यम से हो चुका है, तो इसमें जो है नमाज पर प्रतिबंध लगना चाहिए या फिर हिंदू समाज को भी इसमें पूजा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। हमारी मांग ये है कि हमने ये ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को दिया है। हमारी मांग ये है कि कल जो माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है कि विवादित ढांचा है, अब हम इसको वर्षित नहीं कर सकते। एक विवादित ढांचा है और हमारी ये मांग है कि जब तक ये न्यायालय में ये मामला विचार नहीं है तब तक हमें इसमें पूजा की अनुमति दी जाए। संभल में जामा मस्जिद हरि मंदिर केस में कोर्ट कमिश्नर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद केस कहना छोड़ना चाहिए, बल्कि हरिशंकर जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस कहें। वहीं केस को लेकर सुनवाई हुई, जिसकी अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। एक तो आप इसे जामा मस्जिद कहना छोड़ रहे हैं, ये हरिशंकर जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इस बार हियरिंग की तारीख है। अपोनेंट पार्टी को उसमें WS फाइल करना है। अपोनेंट पार्टी स्टेट की तरफ से और ASI की तरफ से इस पर जवाब आ चुका है, और जामा मस्जिद कमेटी की ओर से जो जफर अली साहब है उसका जवाब आना बाकी है। ये तो नेचुरल सी चीज़ है, काउंटर तो आ ही जाएगा उसको। अच्छा, क्या लगता है आने वाले टाइम में ये केस यहाँ पर चलेगा या हाई कोर्ट में, कोई गाइडलाइन आई है? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। बेसिक चीज़ तो यही है, ट्रायल तो यही होगा, सीधा तो होगा नहीं। हाँ, 28 अप्रैल नियत हो गई है और तथाकथित मस्जिद पक्ष के लिए अपना जवाब दाखिल करना था, वो उन्होंने नहीं किया। हमने अदालत से मांग की है इनका जवाब का अवसर समाप्त किया जाए। आखिर क्यों बच रहे हैं जवाब देने से? ये तो देखो वो ही बताएंगे। मुझे ऐसा लगता है उन पर कोई भी साक्ष्य नहीं है, न कानून उनके पक्ष में, इसलिए जवाब देने से बच रहे हैं। गाजियाबाद के डास्ता में तालाब को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराते हुए भूमाफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। एनजीटी के आदेश के बाद में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जिला प्रशासन ने तालाब को कब्जा मुक्त कराया, जिसके बाद में तालाब के चारों ओर नाला निर्माण भी शुरू करा दिया गया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का एक बार फिर से बुलडोजर चला है और सूरजपुर इलाके के तिलपता में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जमीन पर कॉलोनी काटी जा रही थी और शिकायत मिलने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। जमीन की अनुमानित कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बहराइच में इंडो नेपाल बॉर्डर पर एक नेपाली चरस तस्कर से 9 किलो 900 ग्राम चरस की खेप बॉर्डर पुलिस ने बरामद की है। तस्कर चरस की खेप को नेपाल से भारत के उत्तराखंड के मनाली शहर ले जाने की फिराक में था। तस्कर से पकड़ी गई चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक बहराइच महोदय द्वारा अवैध मादक तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में भारत नेपाल सीमा पर स्थित रुपईडीहा थाने के पुलिस और एसएसबी की टीम को संयुक्त रूप से एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। रुपईडीहा पुलिस और एसएसबी की टीम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नेपाली व्यक्ति भारी मात्रा में नाजायज चरस के साथ भारत में प्रवेश कर रहा है। उक्त सूचना पर तत्काल दोनों टीमें संयुक्त रूप से लगी और एक व्यक्ति पकड़ा गया, जिसके पास से कुल 9 किलो 900 ग्राम नाजायज चरस बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 4 करोड़ के आसपास बताई जा रही है।
झांसी में लक्ष्मीबाई स्टेशन से भारी मात्रा में सुरक्षा बलों ने चांदी की सिल्लियां पकड़ी हैं। एक युवक ट्रेन से ये चांदी नागपुर से आगरा ले जा रहा था, लेकिन झांसी में उसे पकड़ लिया गया। पकड़ी गई चांदी की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। ये आज सुबह झांसी जीआरपी की क्यूआरटी टीम और आरपीएफ की सीआईबी टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4/5 पर समय लगभग 11:45 पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिसकी तलाश करने पर उसके पास से लगभग 90 किलोग्राम 800 ग्राम चांदी बरामद हुई है, जिसको वह अवैध रूप से ले जा रहा था। उससे पेपर्स के बारे में पूछने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सका। इससे जीएसटी के अधिकारी को सूचित किया गया है और 90 किलोग्राम 500 ग्राम चांदी की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए इसकी बाजार के में आकी जा रही है। वाराणसी नगर निगम बदलते मौसम को लेकर खास तैयारी कर रहा है। मच्छरों का असर कम करने के लिए अब नगर निगम ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए ड्रोन से छिड़काव करना शुरू कर दिया है। ड्रोन से डेंगू के एंटी लार्वा का छिड़काव करने की तैयारी की जा रही है। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि मलेरिया विभाग के साथ हाल ही में बैठक की गई है और इसमें यह निर्णय लिया गया है कि काशी में पहली बार आसमान से मच्छरों पर वार किया जाएगा। माध्यम से क्षेत्र में फॉगिंग कराया जाए, जो ज़्यादा असरकारी होगा। और दूसरी बात यह है कि जो मच्छरों को भगाने के लिए हम फॉगिंग करते थे, वो जो उसका जो केमिकल हुआ करता था उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। इस संबंध में मलेरिया डिपार्टमेंट, जिला मलेरिया अधिकारी के द्वारा यहाँ पे एक वर्कशॉप भी किया गया है, जिसमें नगराज महोदय भी थे। इसमें मैलाथियान टेक्निकल नाम का एक अलग केमिकल है, जिसका प्रयोग हम लोग करेंगे इसको, और ये कार्रवाई आज से शुरू। महाकुंभ के बाद में वाराणसी में नागा साधु एक के बाद में एक परंपराओं को निभा रहे हैं। मणिकर्णिका घाट पर संकल्प और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए 300 से अधिक नागा साधु और संत पंचकोशी यात्रा पर निकले हैं। सभी साधु संत 5 पड़ाव को 5 दिनों में पूरा करेंगे। 5 मार्च को भगवान कपिल महामुनि जी का अभिषेक करके हम सब लोग यहाँ से मणिकर्णिका घाट जाएंगे। वहाँ से भगवान विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। ज्ञानव्यापी कूप में जो हमारे यहाँ एक परंपरा है प्रतिज्ञा की, वहाँ प्रतिज्ञा करके संकल्प लेंगे। उसके बाद यात्रा प्रारंभ होगा और ये पूरा 5 दिन जो वैदिक परंपरा के अनुसार प्रावधान है, उसी के तहत में सन्यासियों का एक अपना पूरा समूह इसमें सभी लोग जाएंगे और लगभग सभी संत जो है वो पैदल ही यात्रा करेंगे। मथुरा जिला प्रशासन विश्व प्रसिद्ध लड्डू और लठमार होली को दिव्य और भव्य बनाने में जुटा हुआ है। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह होली की व्यवस्थाओं को लेकर बरसाना पहुंचे और जायजा लिया। रोपवे पर पहुंचकर साफ सफाई की व्यवस्थाओं को देखा। उधर डीएम ने रोपवे पर गंदगी मिलने पर रोपवे स्वामी को नोटिस दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि होली ब्रज का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है और यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने। यहाँ साफ सफाई की, सड़कों की, ठहरने की, हम लोगों के व्यवहार की सबसे उत्कृष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए सभी अधिकारियों को साथ में लेकर के उनको छोटी छोटी टीमों में बांट करके, आपने स्वयं देखा होगा आज मेरे द्वारा सवेरे सवेरे यहाँ सभी लोगों के साथ श्रमदान किया गया सफाई का। और मैं आपके माध्यम सबसे अनुरोध करूंगा कि ये पूरे ब्रज का, पूरे बरसाना वासियों का मेला है, हर वर्ष होता है। आप जितनी अच्छी यहाँ व्यवस्था रखेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन समारोह के आयोजन की अनुमति नहीं दिए जाने का मामला गरमाता जा रहा है। एलएलएम के छात्र अखिल कौशल ने दावा किया है कि उन्होंने एएमयू के एनआरएससी क्लब में 9 मार्च को होली मिलन समारोह आयोजित करने के लिए प्रॉक्टर और कुलपति से अनुमति मांगी थी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस फैसले के विरोध में अब हिंदू छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग करने की तैयारी कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एएमयू को मिनी इंडिया कहा था। इंडिया जो है अपनी रिलीजियस डाइवर्सिटी और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे धर्मों को सेलिब्रेट करने के लिए पीसफुली जो राइट दिए गए उसके लिए जाना जाता है। तो एएमयू को जब मिनी इंडिया प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा था तो एएमयू की वाइस चांसलर को भी यहाँ पर सारे धर्मों के जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए जो समारोह के आयोजन की अनुमति मांगी जाती है वो देनी चाहिए। आज हमें मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये पता चल रहा है कि एएमयू के प्रॉक्टर अपने बयान से पलट रहे हैं और वो हमें इन राइटिंग कुछ भी देने को तैयार नहीं है। काशी के विश्व प्रसिद्ध मसान की होली पर अब विवाद खड़ा हो गया है। काशी विद्वत परिषद ने इस पर विरोध दर्ज कराते हुए बड़ी बैठक की है। इस बैठक में काशी विद्वत परिषद के साथ में विश्व वैदिक सनातन संघ के साथ साथ अन्य संगठन शामिल हुए, जिसमें मसान के होली के विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया। काशी विद्वत परिषद ने इसके साथ ही ये ऐलान कर दिया है इसे बंद कराने के लिए अभियान चलाया जाएगा। और बताते चले कि वाराणसी में मसान की होली मणिकर्णिका घाट पर हर साल रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन आयोजित होती है। इस होली में लाखों की संख्या में लोग जलती हुई चिताओं के बीच में होली खेलते हैं। हम आपके इस चैनलों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस तरह के उत्सवों में सम्मिलित भी ना हो और इस तरह के उत्सवों से बचें जिन उत्सवों को शास्त्र हमारा आदेश न देता हो। शास्त्रों में गृहस्थों को कभी भी श्मशान में किस अवस्था में जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है। आम जनमानस को इस तरह की चीज़ें पता नहीं है। विगत 7-8 वर्षों से कुछ लोगों ने इस तरह के आयोजन करके एक जनता में भ्रम फैला दिया है। विरोध का स्वरूप नहीं, जन जागरण का स्वरूप है। इसका विरोध का नाम मत दीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो परंपरा चल रही है हुड़दंगई की और स्मशान में जाकर के सामान्य गृहस्थों की होली खेलने की, यह बिल्कुल ही शास्त्र विरुद्ध है। बुलंदशहर में होली के पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक नामचीन नमकीन के गोदाम में छापेमारी की थी। ये गोदाम खुर्जा के सिटी स्टेशन रोड पर है, जहां अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में गंदगी पाई और काम को तत्काल रोकने के आदेश दिए। इस कार्रवाई में विभाग ने रिफाइंड तेल, दाल, बेसन समेत 7 नमूने जब्त किए। और अब खबर अयोध्या से है, जहां पर मॉडल हर्षा रिछारिया ने राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन किए और रामलला का आशीर्वाद लिया। अयोध्या पहुंची मॉडल हर्षा रिछारिया ने कहा कि अयोध्या दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। अभी मंदिरों में भ्रमण और दर्शन का मेरा कार्यक्रम चल रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छी अनुभूति हुई है और मुझे लगता है कि अभी जो है मेरा एक भ्रमण चल रहा है मंदिरों का। और जैसा कि अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही मीडिया में ये बताया था कि मैं एक बड़ी घोषणा करने वाली हूँ अगले 1 हफ्ते के अंदर, तो बस उसी के लिए रामलला के दरबार में उनकी आज्ञा लेने आई थी और उसके साथ ही आगे अपने कदम बढ़ाने आई थी। गाजियाबाद में गुलमोहर एनक्लेव सोसाइटी के एक परिवार ने धर्म परिवर्तन करने की धमकी दी है। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद स्थित गुलमोहर सोसाइटी के अंदर कोरोना काल से ही सब्जी की ठेली सोसाइटी के अंदर न लगाने को लेकर कई शिकायतें की गई थी, जिस पर सुनवाई न होने पर गौरव बंसल ने धर्मांतरण का ऐलान किया। वजह यह है कि एक सब्जी का ठेला यहाँ नीचे लगता है और उसे बार बार हम हटाने की कहते हैं, तो वह हम पर झूठा आरोप लगाता है कि हमने उससे मारपिटाई करी है, रंगदारी मांगी है, उसका सिर फोड़ दिया। और हम 7 लोग हैं जिसमें हमारे यहाँ के पूर्व RWA अध्यक्ष का भी नाम है और हम परेशान हो चुके हैं। हिंदू धर्म से मेरा विश्वास उठ चुका है, इसलिए मैं मुस्लिम धर्म में जा रहा हूँ। महाकुंभ के समापन के बाद में अब संगम का जो जल है वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हाथरस में महाकुंभ से लाए गंगा जल का वितरण किया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी प्रयागराज से 2000 लीटर गंगा जल लेकर पहुंची और शहर के रामलीला मैदान में जल का वितरण किया गया। पुलिस अधिकारियों और बीजेपी जिला अध्यक्ष ने गंगा जल का वितरण किया। संत कबीर नगर जिले के पुलिस लाइन में भी फायर ब्रिगेड गंगा जल लेकर पहुंची और एसपी ने लोगों से गंगा जल लेने को कहा और लोगों में वितरण भी किया गया। वहीं बाराबंकी में भी गंगा जल का वितरण किया गया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीछे रह लो। और महाकुंभ के समापन के बाद में योगी सरकार के निर्देश पर अब घर घर प्रयागराज संगम का जल पहुंचाया जा रहा है।
हरदोई में फायर टेंडर ने लोगों को जल वितरित किया। इसका उद्देश्य उन श्रद्धालुओं तक पवित्र जल पहुंचाना है जो महाकुंभ में स्नान के लिए नहीं जा सके। श्रीमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशानुसार उन्होंने 75 जिलों से जो फायर सर्विस के टेंडर गए थे उनको ये निर्देशित किया गया है कि आप लोग यहाँ से जो यहाँ कुंभ मेला में नहीं आ पाए हैं नहाने के लिए, उनके लिए सभी के लिए अमृत जल वहाँ से भेजा गया है। तो यहाँ किसको वितरित कर रहे हैं? हम अभी लगभग 10 घंटे का गाड़ी का सफर करते हुए और अभी हरदोई जनपद में मैं फायर टैंकर लेके आया हूँ और मुझे ये निर्देश किया गया है कि आप अभी पुलिस ऑफिस में साहब को रिपोर्ट करिए। गाजियाबाद में 30 लाख रुपए की प्रतिबंधित खैर की लकड़ी बरामद की गई है। इस पूरे मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जबकि गिरोह का मास्टरमाइंड फरार है। गाजियाबाद के थाना मसूरी पुलिस ने तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने ईस्टर्न पेरिफेरल से एक ट्रक पकड़ा है जिसमें करीब 20 टन प्रतिबंधित खैर की लकड़ी पाई गई है और बरामद लकड़ी की कीमत 30 लाख रुपए आकी गई है। इस मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश के दतिया निवासी दीपक तिवारी और हरि सिंह परिहार को गिरफ्तार किया। नोएडा के जिला अस्पताल की बिजली कटने से पूरे अस्पताल में अंधेरा छा गया। करीब 1 घंटे की बिजली कटौती के चलते मरीज और तीमारदार को परेशान होना पड़ा। सीएमएस का कहना है कि बिजली विभाग से संपर्क किया गया है। फीडर से अलग लाइन जिला अस्पताल की होती थी। यूपी सरकार से पेमेंट भी हो गया है। सीएमएस ने जेनसेट ऑपरेशन को नोटिस जारी किया है। देखिए, कोई कदम उठाने जैसा कोई नहीं है। ये अस्पताल में 37 केवी का जो है सप्लाई, वो मैंने एक्सियन से स्वयं बात करी, वो कुछ उनमें फॉल्ट आ गई है। वो कह रहे हैं इस फीडर से 2 अस्पताल जुड़े हुए हैं, पीजीआई सेक्टर 30 और हमारा, तो दोनों की सप्लाई बाधित हो गई थी और इस वजह से लाइट नहीं आ रही थी। एक्सियन को मैंने 3-4 बार फोन कर लिया। वो कह रहे हैं आज अभी इसको जोड़ रहे हैं, जोड़ने के बाद जो है हम आपका फीडर अलग कर देंगे, क्योंकि हमारे यूपी गवर्नमेंट ने बिजली विभाग को अराउंड 1 CR का पेमेंट कर चुके हैं। ये सेपरेट फीडर इस अस्पताल के है, तो गवर्नमेंट ने पूरा इसको पेमेंट कर रखा है। बहराइच में रिटायर्ड डिप्टी जेलर को अनियंत्रित रोडवेज बस ने कुचल दिया, जिसमें रिटायर्ड डिप्टी राजकिशोर शुक्ला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक राजकिशोर शुक्ला पयागपुर क्षेत्र के सोहरियावा गांव का रहने वाला था और घरेलू सामान लेने के लिए वह आया था और हाईवे पर साइकिल से चलते वक्त तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उसे कुचल दिया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जो केस आया है वो जब हमने एग्जामिन किया, राजकिशोर शुक्ला जी हैं, उनके पिताजी बालभद्र सोहरियावा के हैं और एक्सीडेंटल केस है। तो हम जब बॉडी आई, जब चेक किया तो मृतक अवस्था में पहले से थे, ब्रॉड डेड पहले से थे। यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।